हेलो एवरीवन। इंडियन पॉलिटी के अंदर हम लेक्चर नंबर 51 पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमारा डिस्कशन होने वाला है। मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ जो टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले। तो यहाँ पे जुडिशियल सिस्टम के बारे में देखेंगे, जजेस के बारे में एक क्वेश्चन है, वेरियस जज केसेस को लेकर एक क्वेश्चन बनाया गया है, अमेंडमेंट एक्ट को लेकर भी एक क्वेश्चन रहने वाला है, क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस, रिमूवल के बारे में देखेंगे। देन हमारा डिस्कशन होगा एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेकर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एज ए जज ऑफ हाई कोर्ट, एक क्वेश्चन यहाँ पर भी बनाया है। देन सीट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में देखेंगे, कहाँ कहाँ पे लोकेट करती है। फाइनली हम बेंचेस के बारे में भी एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। और अगर आपने नेटमुक आईएएस के एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो प्लीज इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। देयर आर 2 एप्लीकेशंस, वन फॉर द फ्री मटेरियल, वन फॉर द फ्री सीरीज। दोनों के अंदर ही रेगुलर बेसिस पे जो कंटेंट है वो अपडेट किया जाता है, तो दोनों को आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। चलिए, मार्क्स के लिए आप जानते हैं कि आपको 6 क्वेश्चंस तो ठीक करने ही करने हैं टू बी इन द सेफ जोन। लेस देन 6 अगर आपका स्कोर आता है तो भी कोई बात नहीं, आप उसे दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं, बिकॉज जो प्रिपरेशन है पूरी एग्जाम की, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर रिवीजन। रिवीजन के ऊपर डिपेंड करती है। तो एक बार आपने वीडियो देख लिया तो दोबारा इसे जरूर देख लीजिएगा रिवाइज करने के लिए। आज चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। द फर्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 2 स्टेटमेंट देके आपसे पूछा कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एस्टैब्लिश इन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने एक इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम को बनाया है। द सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स अडॉप्टेड फ्रॉम द ब्रिटिश सिस्टम। तो सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट जो है इसे हमने ब्रिटिश सिस्टम से अडॉप्ट किया है। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं एक डिस्कशन। चलिए देखिए, इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब आप जानते हैं कि हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती हैं सबसे नीचे लेवल पे, फिर आपके पास हाई कोर्ट्स होती हैं स्टेट लेवल पे, स्टेट जुरिस्डिक्शन होती है इनकी, और कई बार एक से ज्यादा स्टेट्स की जुरिस्डिक्शन भी इनके पास होती है। ऑल ओवर इंडिया लेवल पे सुप्रीम कोर्ट होती है। और केसेस जो है कुछ इस तरीके से ही मूव करते हैं अगर अपील होती है तो, राइट। नीचे की कोर्ट से लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट में आता है, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस जा सकता है अपील के लिए। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। इसी वजह से इसे एकीकृत न्यायिक प्रणाली के तौर पे भी जाना जाता है। तो यहाँ पे पहली जो स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। तो ये जो सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट है, ये जो सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट है, ये लिया कहां से गया है, इसका सोर्स क्या है? तो इसका सोर्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। ध्यान रखिएगा, मेजोरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है वो कहां से आया है? मेजोरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से ही बोरो किया गया है। तो यहां पे ब्रिटिश सिस्टम से नहीं लिया गया। सेकंड स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। यहां पे ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं लिया गया, ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा ए। अब आप मुझे एक चीज बताएं कि यूएसए के अंदर किस तरीके का सिस्टम यूज किया जाता है। हमने यूएसए से भी फंडामेंटल राइट्स, उनके बिल ऑफ राइट से इंस्पायर होकर लिए, बट किस तरीके का सिस्टम वो यूज करते हैं। तो यहां पे अगर बात करी जाए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट हमारे यहां फॉलो किया जाता है, जो कि एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है। लेकिन यूएस के अंदर डबल सिस्टम यूज किया जाता है। उनके वहां पर अगर बात करी जाए, एक आपकी फेडरल कोर्ट्स होती है, देन आपकी प्रोविंशियल लेवल पे अलग कोर्ट्स होती हैं, और जो इंटीग्रेशन है वहां पर हमें उतना देखने को नहीं मिलता है जितना कि इंटीग्रेटेड सिस्टम हमारे यहां पर है। लेकिन उनका जो सिस्टम है, उनकी जो कोर्ट्स का सिस्टम है, वो हमारी कोर्ट के सिस्टम से बिल्कुल अलग है। अब कुछ सुप्रीम कोर्ट के बारे में जान लेते हैं। अगर मैं आपको बताऊं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बेसिकली एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती हैं आपसे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज इनॉग्रेटेड ऑन जनवरी, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन सो दैट आपको सही तरीके से दिख पाए। सो इट ऑल स्टार्टेड इन जनवरी 28, 1950। तो जो शुरुआत हुई थी सुप्रीम कोर्ट की जनवरी 28, 1950 को हमने इनोग्रेट करी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को, एंड इट सक्सीडेड द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। इससे पहले क्या होती थी? फेडरल कोर्ट होती थी, जो कि 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के दौरान बनाई गई थी और उसी से ही इंस्पायर होकर बनाई गई थी। बाद में चल के क्या हो जाता है इसका? इसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में तब्दील कर दिया जाता है। ठीक है, अब बात करी जाए जुरिस्डिक्शन की, तो क्या सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन जो है इसके प्रीडिसेसर दैट इज फेडरल कोर्ट जो थी हमारी, उससे ज्यादा है? तो जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज ज्यादा है, कम है? ग्रेटर देन। ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन जो है ग्रेटर देन इट्स प्रीडिसेसर, फेडरल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से ज्यादा है। दिस इज बिकॉज सुप्रीम कोर्ट हैज रिप्लेस्ड द ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल एज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। तो उस टाइम पे ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल एज हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील होती थी, लेकिन उसे भी हमारी सुप्रीम कोर्ट ने रिप्लेस कर दिया। चलिए, वैसे मैं आपको जो हमारी सीरीज है 200 डेज की, वहां पे अच्छे से बता चुका हूं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की रिट जुरिस्डिक्शन किसकी ज्यादा होती है? सोचिए। और आपकी जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है वो किसकी ज्यादा होती है? तो मैंने आपको बताया था, वहां पे एक्सप्लेन भी किया था क्यों। यहां पे नहीं करेंगे, अदरवाइज ये टॉपिक हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा। तो रिट जुरिस्डिक्शन में मैंने आपको बताया था हाई कोर्ट की रिट जुरिस्डिक्शन ज्यादा होती है, ज्यादा बड़ी होती है, उसका रीजन भी आपको समझाया था। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट की ज्यादा होती है। चलते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है?
जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं उनको प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। द चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं उन्हें प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, तो अगर बात करी जाए जजेस के बारे में, द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्या उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं? तो यस, जो यहाँ पे जजेस होते हैं उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। तो नीचे आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो जाएंगे, उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। एट द सेम टाइम इवन जो सीजेआई होते हैं उनको भी प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट्स हमारे यहाँ पे ठीक हो जाती है। इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बताता हूं। तो फिलहाल आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। देखिए, जब चीफ जस्टिस को अपॉइंट करने की बारी आती है वो तो प्रेसिडेंट करते ही करते हैं, लेकिन जब दूसरे जजेस को अपॉइंट करना होता है तो यहां पे प्रेसिडेंट जो है ना वो कंसल्ट करते हैं, किससे? चीफ जस्टिस से। ठीक है, सो कंसल्टेशन हैपेंस विद द चीफ जस्टिस एंड इट इज ऑब्लिगेटरी इन द केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जज अदर देन द चीफ जस्टिस। ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे अगर अदर देन चीफ जस्टिस को अपॉइंट कर रहे हैं तो यहाँ पे कंसल्टेशन करना चीफ जस्टिस से जरूरी है। अब मैं आपको कुछ नंबर्स बता देता हूं। अभी कुछ दिन पहले करंट अफेयर्स के अंदर मैंने आपसे पूछा था कि कितने जजेस हैं हमारे पास एट प्रेजेंट। 34 का, 34 का नंबर आपको याद आ रहा होगा कि 34 जजेस हमारे यहाँ पे एट प्रेजेंट है। और ये नंबर फिक्स नहीं है, ये नंबर टाइम टू टाइम इंक्रीज होता रहा है। अगर आज के टाइम की बात करें तो यस, देयर इज वन, क्या है यहाँ पे, वन चीफ जस्टिस है एंड 33 अदर जजेस है। यहाँ पे 2019 के अंदर बात करी गई थी कि देखिए पेंडेंसी ऑफ केसेस कितना ज्यादा बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से जजेस की संख्या भी तो बढ़नी चाहिए। तो यहाँ पे 2019 के अंदर ही यहाँ पे नंबर जो था इंक्रीज किया गया था, और हो सकता है आगे आने वाले टाइम में नंबर और भी इंक्रीज किया जाए। जब ओरिजिनली इसको बनाया गया था, सुप्रीम कोर्ट पिक्चर में आई थी, ओरिजिनली कितना नंबर था? 8 था। ठीक है, जो नंबर, जो स्ट्रेंथ फिक्स करी गई थी वो 8 थी, 1 चीफ जस्टिस एंड 7 अदर जजेस। लेकिन टाइम टू टाइम आप देखेंगे जैसे 1956 में, देन 1960 के अंदर, 1977 के अंदर, ये जो स्ट्रेंथ है ये धीरे धीरे इंक्रीज करी गई है। इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि आगे आने वाले टाइम में भी नंबर इंक्रीज होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। वेरियस पेयर्स को आपको यहाँ पे मैच करना है और बताना है कि कौन सा पेयर यहाँ पे करेक्टली मैच करता है। तो आप जानते हैं कि यहां पर होता क्या है, प्रेसिडेंट जो है कंसल्ट करते हैं और सीजीआई जो है वो कंसल्ट करते हैं जजेस की अपॉइंटमेंट से पहले। तो इसी वजह से वेरियस जज केसेस जो है वो यहां पर आए थे। पहला है फर्स्ट जज केस, वो ये कहता है कंसल्टेशन का मतलब कॉन्फ्रेंस नहीं होता है, कंसल्टेशन का मतलब सहमति नहीं होता है, हो सकता है। सेकंड जज केस में कहा गया कि कंसल्टेशन जो है वो उसका मतलब कॉन्फ्रेंस ही होता है। बेसिकली यहां पे जो मीनिंग है ये बता रखा है, उसका चेंज कर दिया गया। मे बी थर्ड जज केस जो है कंसल्टेशन को पूरे तरीके से यहां से हटा ही दिया गया। सोचिए इन तीनों केसेस के बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए देखिए, आप जानते हैं कि यहां पर जजेस की अपॉइंटमेंट से पहले एक कंसल्टेशन के बारे में मैंने आपसे बात करी थी। तो यहां पे जो प्रेसिडेंट है वो जब कंसल्टेशन करते हैं, कंसल्टेशन का मतलब कॉन्फ्रेंस नहीं होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर उनको लगता है कि सीजीआई से कंसल्ट करना है तो वो करेंगे, लेकिन वो अग्री हो भी सकते हैं और अग्री नहीं भी हो सकते। तो डिपेंड किस पे करता है? एग्जीक्यूटिव, दैट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे डिपेंड करता है कि वो क्या चाहते हैं। क्या वो सीजीआई के द्वारा सजेस्ट किए हुए नामों को अपॉइंट करना चाहते हैं या नहीं। ठीक है, तो बेसिकली प्रेसिडेंट जो है उनके पास पावर है कि किसको अपॉइंट करना है, ऐसा फर्स्ट जज केस के अंदर डिसाइड किया गया था। लेकिन सेकंड जज केस तक आते आते हुआ क्या, देखिए अभी भी यही इशू चल रहा था जब एनजेईसी का पूरा इशू, तो मैं आपको समझाता हूं थोड़ा सा यहां पर। तो कॉलेजियम सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है वो आ जाता है। फिर यहां पर कॉलेजियम सिस्टम को किस तरीके से बुलाया जा रहा था? जजेस अपॉइंट जजेस, आपने सुना होगा। इस चीज को क्रिटिसाइज किया जा रहा था और एनजेईसी इसी वजह से लाया गया था, हालांकि इसे बाद में हटा दिया गया। तो सेकंड केस के अंदर, सेकंड जज केस के अंदर यही कहा गया कि देखिए अभी तक प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट कर रहे हैं, और प्रेसिडेंट कौन है? एग्जीक्यूटिव है। तो क्या जुडिशरी की जो अपॉइंटमेंट की पावर है वो एग्जीक्यूटिव के हाथों में देनी चाहिए? इससे क्या होगा? जुडिशरी की इंडिपेंडेंस खत्म हो जाएगी। ठीक है, इस वजह से कहा गया कि देखिए प्रेसिडेंट जो है वो कंसल्ट तो करेंगे ही करेंगे, कॉन्कर भी करेंगे। जो सीजीआई ने कह दिया, अभी तक तो प्रेसिडेंट के हाथ में होता था कि वो माने उस चीज को या ना माने, उनकी मर्जी होती थी फर्स्ट जज केस के हिसाब से। लेकिन सेकंड जज केस में कहा गया कि देखिए अगर हम यही चीज कंटिन्यू करते हैं तो जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएगी, उसकी पूरी कमान जो है एग्जीक्यूटिव दैट इज प्रेसिडेंट के हाथ में चली जाएगी, और जुडिशरी फ्री एंड फेयर तरीके से काम नहीं कर पाएगी। तो अगर जुडिशरी फ्री एंड फेयर तरीके से काम करना चाहती है तो सीजीआई जो है यहां पर एक कॉलेजियम सिस्टम से, जिसमें 2 सीनियर मोस्ट जजेस से पूछेंगे और उसके बाद नाम को रेकमेंड करेंगे और प्रेसिडेंट को उससे अग्री होना पड़ेगा। ये सेकंड जज केस के अंदर कहा गया। ठीक है, तो चेंज द मीनिंग ऑफ वर्ड कंसल्टेशन टू कॉन्फ्रेंस, तो ये भी बिल्कुल ठीक हो जाता है। तीसरे जज केस में क्या होता है? कंसल्टेशन वॉज डन अवे विद, कंसल्टेशन के कॉन्सेप्ट को ही खत्म कर दिया गया। बट नाउ दिस मैच इज रॉन्ग, क्योंकि थर्ड जज केस में कंसल्टेशन को फर्दर बढ़ा दिया गया। कंसल्टेशन ऑफ प्लूरैलिटी ऑफ जजेस का कॉन्सेप्ट जो था वो लेके आया गया। अब ये क्या है?
अभी तक क्या हो रहा था, सीजीआई 2 जजेस से कंसल्ट कर रहे थे, बट यहां पे तीसरे लेवल पे प्लूरैलिटी ऑफ जजेस का कॉन्सेप्ट आ जाता है, जहां पे सीजीआई जो है 4 सीनियर मोस्ट जजेस जो होते हैं अपने उनके जो कलीग्स होते हैं उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं, उनके साथ कंसल्ट करते हैं और उसके बाद जो नाम है वो रिकमेंडेशन के तौर पे भेजे जाते हैं। तो तीसरा जो मैच है वो गलत है, ध्यान रखिएगा। दीज 3 जजेस केस जो है, फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस, थर्ड जज केस, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जब मेंस के अंदर भी क्वेश्चन आएगा तो आपको ये चीजें लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। दो स्टेटमेंट्स देखिए पूछे, कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट कहती है 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2014 एंड एनजेएसी दैट इज नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट ऑफ 2014 हैव रिप्लेस द कोलिजन सिस्टम। तो जो एनजेएसी है उसने कोलिजन सिस्टम को रिप्लेस कर दिया है, हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट हैज डिक्लेयर्ड बोथ द 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एज वेल एज एनजेएसी एक्ट एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड। सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिक्लेयर किया है कि जो एनजेएसी है और 89th अमेंडमेंट जो है वो क्या है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड है। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं एक डिस्कशन। चलिए डिस्कशन करते हैं। देखिए, ये तो मैंने आपको बताया था कि एनजेएसी ने कोलिशन सिस्टम को रिप्लेस करने की कोशिश करी थी, हाउएवर यहां पे इसे ही स्ट्राइक डाउन कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है, सुन के लगता होगा पहली स्टेटमेंट आपकी ठीक है, 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2014 जो है वो एनजेएसी लेके आया है जिसने कोलिशन सिस्टम को रिप्लेस कर दिया। बट अगर आपने सुना हो मेरी पीछे स्टेटमेंट, मैंने आपको बताया था कि एनजेएसी को रिप्लेस नहीं कर सकी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड कह दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे दिस इज नॉट द 89th अमेंडमेंट, दिस इज द 99th अमेंडमेंट, जिसके थ्रू जो गवर्नमेंट थी वो एनजेएसी लाना चाह रही थी और इसके थ्रू जो जजेस अपॉइंट जजेस कॉलेजियम सिस्टम है इसको रिप्लेस करने की कोशिश कर रही थी। हाउएवर यहां पर एनजेएसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया, वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया। तो दैट्स हाउ जो 99th अमेंडमेंट है वो भी अपने आप ही खत्म हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने 89th को नहीं, 99th अमेंडमेंट को यहां पे नल और वॉइड डिक्लेयर किया है। तो दोनों स्टेटमेंट्स आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। करेक्ट आंसर विल बी डी। ध्यान रखिएगा, 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2014 का जो है वो कोशिश कर रहा था कि कोलिजियम सिस्टम को रिप्लेस कर दिया जाए, हाउएवर इट कुड नॉट बी डन। देखिए, इसमें कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं, क्योंकि एग्जीक्यूटिव्स के पास पावर आ जाती तो जुडिशरी फ्री और फेयर ना रहती। लेकिन अगर कोलिजियम सिस्टम से ही डिसीजन होंगे कि जज कौन बनेगा तो वहां पर फेवरेटिज्म हो सकता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 बात करता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट क्वालिफिकेशन टू बी अपॉइंटेड एज सुप्रीम कोर्ट जज। तो यहाँ पे क्या क्या क्वालिफिकेशन है सुप्रीम कोर्ट के जज को बनने के लिए। पहली स्टेटमेंट कहती है शुड हैव बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर 5 years। तो उनको 5 साल तक जज होना चाहिए, किसका, हाई कोर्ट का हो सकता है। ही शुड हैव बीन एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर 10 years, या फिर वो एडवोकेट रह चुके हो हाई कोर्ट के 10 सालों तक। ही शुड बी अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के ओपिनियन में वो एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट जो होने चाहिए। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए देखिए, क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के जज की पूछी जा सकती है, हाई कोर्ट के जज की भी पूछी जा सकती है। तो यहां पर तीनों क्वालिफिकेशन आपको करेक्ट दे रखी है कि या तो वो 5 साल के लिए हाई कोर्ट के जज रहे हो, या फिर वो 10 साल तक के लिए एडवोकेट रहे हो हाई कोर्ट के अंदर, या फिर वो डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट का जो रिकॉग्निशन है वो उनको दिया गया हो। तो सिंपली आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 200 डेज की जो सीरीज है आप इसे exam.netmock.com पर जाकर इसमें एनरोल कर सकते हैं और जेन 50 कोड जो है इसको भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज सीधा आपको 50% डिस्काउंट जो है इसके थ्रू मिल जाएगा। सो यू कैन सब्सक्राइब दिस सीरीज जो लोग 2021 में एग्जाम देना चाहते हैं और विद मिनिमम टाइम में एग्जाम की प्रिपरेशन करके उसे क्रैक करना चाहते हैं। तो इसमें कोई 10,000 पेजेस के नोट्स आपको नहीं दिए गए, वेरी स्मॉल वीडियो लेक्चर्स जो कि आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए हेल्पफुल है वो आपको प्रोवाइड किए गए हैं। साथ में क्विजेस आपको दिए गए और राइटिंग असाइनमेंट्स भी आपको दिए गए, ताकि प्रीलिम्स का एग्जाम तो क्रैक करना ही है आपको, मेंस के अंदर भी जब तक मेंस का एग्जाम आता है आपकी राइटिंग प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। जो लोग 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं वो मिशन यूपीएससी 2022 को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दिस इज द 500 डेज सीरीज, जिसमें 500 डेज तक आपको एक प्री डिफाइंड शेड्यूल्ड मैनर में असाइनमेंट्स जो है वो दिए जाते हैं, ताकि आपका एक शेड्यूल्ड वे में तैयारी हो सके। हैपेजेड नहीं होनी चाहिए तैयारी। तो यहां पर भी आप जेन 50 कोड को यूज कर लीजिएगा टू गेट द स्ट्रेट 50% डिस्काउंट। इफ यू आर रियली सीरियस अबाउट योर प्रिपरेशन तो आप इन कोर्सेज को एनरोल करके अपनी प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हैं और सेल्फ स्टडी के साथ साथ जो आपको क्रैश कोर्स की फॉर्म में ये कोर्सेज प्रोवाइड करे जा रहे हैं उनका फायदा उठा सकते हैं और प्रीलिम्स एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बात करता है देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 बात कर रहा है Which of the following statement is or are correct about removal of judge of the Supreme Court? सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल को लेकर दो स्टेटमेंट से पहली कहती है he or she can be removed from his office by an order of the president। प्रेसिडेंट के जो ऑर्डर है उनके बाद इनको रिमूव किया जाता है, मींस प्रेसिडेंट के ऑर्डर को यहाँ पे बताया जा रहा है that it is important one। The address must be supported by a simple majority of each house of the parliament। तो यहाँ पे जो एड्रेस होता है उसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी का इस्तेमाल किया जाता है। सोचिए फिर इसको डिस्कस करते हैं।
चलिए, तो यहाँ पे देखिए, अगर आपको जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को रिमूव करना है, सबसे पहले तो प्रेसिडेंट जो है उनका रोल आता है, बिकॉज जो ऑर्डर है वो उन्हीं के द्वारा दिया जाता है। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो आपकी करेक्ट हो जाती है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। लेकिन जो एड्रेस होता है, एड्रेस दोनों हाउसेस के द्वारा ही ये पास किया जाता है, एंड एड्रेस बाय ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट दैट मस्ट बी सपोर्टेड बाय अ मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस एंड बाय अ मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 मेंबर्स। मतलब इसके अंदर जो मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है वो स्पेशल मेजोरिटी होती है, सिंपल मेजोरिटी से काम नहीं चलेगा, बिकॉज रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज इतनी आसान बात नहीं होती है, इट्स अ बिग थिंग, दैट्स व्हाई स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है, ना कि सिंपल मेजोरिटी की। हेंस सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है, ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो दिस इज अ स्पेशल मेजोरिटी जो मैंने आपको बता दिया है अभी, और जो पूरा प्रोसेस है वो कुछ इस तरीके से रहता है। सबसे पहले एक रिमूवल मोशन जाता है जिसको कि स्पीकर एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, दोनों ही ऑप्शन उनके पास होते हैं। फिर 3 मेंबर कमेटी के पास ये क्वेश्चन जाता है। देन आपके पास सीजेआई जो होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो होते हैं, जूरिस्ट होते हैं, वो इसके अंदर 3 मेंबर की कमेटी बनाई जाती है। कमेटी अगर फाइंड करती है कि मिसबिहेवियर हुआ है जज के पार्ट पर, तो हाउस जो है उसके अंदर एक मोशन लेके आया जाता है, मोशन को पास किया जाता है, और जब पास हो जाता है मोशन तो उनको रिमूव कर दिया जाता है। प्रेसिडेंट एक ऑर्डर निकालते हैं कि जज को रिमूव कर दिया गया। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि किस जज को अभी तक रिमूव किया गया है, क्या आप नाम बता सकते हैं? सो आंसर इज नो वन। अभी तक तो किसी को ही इंपीच नहीं किया गया है। यहाँ पे इट इज इंटरेस्टिंग टू नो कि अभी तक 9 जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज बीन इंपीच्ड। द फर्स्ट केस जो इंपीचमेंट का आया था वो था जस्टिस वी रामास्वामी का। ठीक है, तो जस्टिस वी रामास्वामी का केस आया था सुप्रीम कोर्ट का, 1991-1993 का केस है। ठीक है, लेकिन यहां पर भी ये जो मोशन होता है ना, इस स्टेज के ऊपर कांग्रेस पार्टी एब्सटेन कर गई। उन्होंने यहां पे जो मोशन था वो डिफीट हो गया, क्योंकि उन्होंने वोटिंग ही नहीं करी, कांग्रेस पार्टी ने एब्सटेन कर दिया वोटिंग से, और जब मोशन डिफीट हो गया तो वो इंपीचमेंट का प्रोसेस ही पूरा यहां पर रुक गया। तो ध्यान रखिएगा, क्या इसका मतलब ये होता है कि जो जजेस हैं उन्होंने कभी मिसबिहेवियर ही नहीं किया? द आंसर इज नो। ऑफकोर्स मिसबिहेवियर तो कभी ना कभी किया ही होगा, बट वो मिसबिहेवियर की वजह से उनका इंपीचमेंट नहीं हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, इसको और इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको ये तो बता दिया कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट जज को अभी तक इंपीच नहीं किया गया है। क्या आप बता सकते हैं कि क्या हाई कोर्ट के जज को इंपीच किया जा चुका है क्या अभी तक? सोचें इसके बारे में, और मैं आपको चलो यस और नो में मैं आंसर कर देता हूं, फिर मैं आपको एक असाइनमेंट भी दूंगा। तो आंसर है यस, देयर इज अ जज जिनको इंपीच किया गया था राज्यसभा के द्वारा। उनका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, सो देयर इज नॉट अ सिंगल जज फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट जिनको रिमूव किया गया, बट यस देयर इज अ जज फ्रॉम द हाई कोर्ट हु हैज बीन इंपीच्ड इन द इंडियन हिस्ट्री बाय द राज्यसभा। उनका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 टॉक्स अबाउट द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज एन एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया व्हेन। कब कर सकते हैं प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज को एज एन एक्टिंग चीफ जस्टिस? जब ऑफिस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज वेकेंट, ये हो सकता है। सेकंड, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज टेम्परेली एब्सेंट, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो टेम्परेली एब्सेंट है, ये भी हो सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अनेबल टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस, वो अपनी ऑफिस की ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर पा रहे। सोचे, चलिए देखिए, अगर कॉमन सेंस को यूज करें तो समझ में आ जाता है कि प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज को एक्टिंग चीफ जस्टिस कब बनाएंगे? या तो हो सकता है वो बीमार है, अपने काम को नहीं कर पा रहे, एब्सेंट है तब नहीं कर पा रहे, वो पोजीशन वेकेंट है लेकिन काम पड़ा हुआ है वहां पे, ये भी हो सकता है, या वो अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं कर पा रहे, और यही रीजन होते हैं। अगर कॉमन सेंस को यूज करेंगे तो इसका आंसर और इस तरीके के क्वेश्चन को आंसर करना काफी ईजी हो जाएगा। तो तीनों ही सिनेरियोस के अंदर ऐसा किया जा सकता है। आंसर विल बी डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 बात करता है द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन अपॉइंट अ जज ऑफ हाई कोर्ट एज एन एड हॉक जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एड हॉक जज के तौर पे हाई कोर्ट जज को बनाया जा सकता है फॉर अ टेम्परेरी पीरियड। ही कैन डू सो ओनली आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट कंसर्न एंड विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ हुम। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है ऐसा किसकी कंसेंट के साथ कर सकता है? क्या प्राइम मिनिस्टर की कंसेंट चाहिए होती है, प्रेसिडेंट की, कॉलेजियम की, या सुप्रीम कोर्ट जज की? तो यहाँ पे बेसिकली कह रखा है कि सीजीआई जो है हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनको सुप्रीम कोर्ट के अंदर टेम्परेरी पीरियड के तौर पर एड हॉक लगाया जा सकता है, और उसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के साथ तो कंसल्ट किया ही जाएगा, लेकिन ऐसी दूसरी कौन सी अथॉरिटी है जिसके साथ कंसल्ट किया जा सकता है? सोचिए। चलिए, तो यहां पे करेक्ट आंसर इज बी, क्योंकि अभी तक देखा है हमने प्रेसिडेंट को ही कंसल्टेशन के अंदर ज्यादा से ज्यादा लिया गया। क्योंकि देखिए, जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट जज या कॉलेजियम का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि ऑलरेडी हम किसको कंसल्ट कर चुके हैं। अगर आप देखेंगे यहां पे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, मतलब जुडिशरी से तो एक मेंबर को कंसल्ट कर ही चुके हैं, और वैसे भी सीजीआई तो खुद यहां पे अवेलेबल ही है, तो क्यों ना एग्जीक्यूटिव से कंसल्ट कर लिया जाए। तो यहां पे प्रेसिडेंट से कंसल्ट किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
which is question number 9. The Constitution declares Delhi as the seat of the Supreme Court, but it also authorizes dash to appoint other places as seat of the Supreme Court. तो कॉन्स्टिट्यूशन वैसे तो डिक्लेयर करता है कि दिल्ली जो है वो सुप्रीम कोर्ट की सीट रहेगी, बट ये भी ऑथराइज करता है, किसको ऑथराइज किया गया है कि चाहे तो नंबर ऑफ सीट्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट की अलग अलग जगह पे भी लगाई जा सकती है. तो क्या प्रेसिडेंट के पास ये पावर है, प्राइम मिनिस्टर के पास है, सीजेआई के पास है, या फिर सुप्रीम कोर्ट जज के पास है? सोचें. चलिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन ये जो पावर है ये देता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कि वो चाहे तो सुप्रीम कोर्ट की जो बेंचेस है, जो सीट्स हैं, वो अलग अलग जगह पर भी लगाई जा सकती है. तो ऑथराइज किया जा सकता है सीजीआई के द्वारा अगर सीट्स अलग जगह पर भी लगानी है. तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर. आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा है कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस और रेफरेंसेस मेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर विच आर्टिकल आर डिसाइडेड बाय बेंच कंसिस्टिंग ऑफ एटलीस्ट 5 जजेस. तो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस जो होते हैं या फिर जो रेफरेंसेस करी जाती हैं, जो कि प्रेसिडेंट रेफर करते हैं, वो किस आर्टिकल के अंदर एक बेंच को दी जाती है जिसके अंदर कम से कम 5 जजेस होने ही चाहिए. क्या आर्टिकल 141 ऐसा कहता है, 142, 144, 143? सोचें. चलिए, देखिए, काफी सारे केसेस तो जो सिंगल जज बेंच या डिविजन्स जो होते हैं, डिवीजन बेंचेस होते हैं, उनके द्वारा सारे केसेस जो है, काफी सारे केसेस जो है वो डिसाइड कर दिए जाते हैं. लेकिन जहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस की बारी आती है या फिर ऐसे रेफरेंसेस की बारी या फिर ऐसे केसेस की बात आती है जिसको कि प्रेसिडेंट के द्वारा रेफर किया गया, तो वो इंपॉर्टेंट केसेस हो जाते हैं और वो जो है एटलीस्ट 5 जजेस उस बेंच के अंदर कंसिस्ट करते हैं और उसके बाद उसके ऊपर जजमेंट दी जाती है. ऐसा जो है आर्टिकल 143 कहता है. सो डी इज द करेक्ट आंसर. ध्यान रखिएगा, फैक्चुअल क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है. चलते हैं अपनी रिवीजन के ऊपर और उसके बाद फिर मार्क्स को डिस्कस करेंगे. तो 2 मिनट के अंदर रिवाइज करते हैं. चलिए, जल्दी से मुझे बताएं. मैंने आपको वेरियस स्टेटमेंट्स देके यहाँ पे बताया था कि इंडिया का जो सिस्टम है वो इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है. इसको कहां से बोरो किया गया ये बताएंगे. मैंने आपको यूएसए के सिस्टम के बारे में बताया था, हमसे बिल्कुल अलग है. और मैंने ये भी बताया था कि इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से लिया गया. तो कमेंट सेक्शन के अंदर इसको जरूर साइड बाय साइड टाइप करते जाइएगा, आपको याद रहेंगी ये चीजें. सुप्रीम कोर्ट की बारे में भी बताया था कि कैसे फेडरल कोर्ट को इसने सक्सीड किया था और फेडरल कोर्ट से ज्यादा जो पावर है वो इसके पास है. और ये जनवरी 28, 1950 के अंदर इसे इनॉग्रेट किया गया था. फिर हमारा डिस्कशन हुआ था जजेस के बारे में. जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय हुम? प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं. चीफ जस्टिस अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एज वेल. नंबर ऑफ जजेस कितने एट प्रेजेंट इंडिया के अंदर जल्दी से बताएं. मैंने आपको नंबर बताया था और बताया था कि टाइम टू टाइम ये नंबर चेंज भी होता रहता है. शुरुआत के अंदर 8 रखा गया था और फिर धीरे धीरे इस नंबर को बढ़ाया भी गया. एट प्रेजेंट 1 चीफ जस्टिस एंड 33 अदर जजेस, 34 जजेस अवेलेबल है. फर्स्ट जज केस में क्या कहा गया था जल्दी से मुझे बताएं. सेकंड और थर्ड के बारे में भी मैंने आपको बताया था. सेकंड के अंदर आपका कोलिजियम आ गया था और यहाँ पे थर्ड के अंदर प्लुरैलिटी ऑफ जजेस के बारे में बात करी गई थी. फर्स्ट के अंदर एग्जीक्यूटिव्स को ज्यादा पावर दी गई थी. फिर हमने एनजेएसी के बारे में भी डिस्कशन किया था, आपको याद हो तो जल्दी से मुझे अमेंडमेंट बता दीजिएगा एनजेएसी की. मैंने आपको ये बताया था कि एनजेएसी को यहाँ पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल वॉइड कर दिया गया था. सो 99th अमेंडमेंट 2014 के अंदर आई थी, ध्यान रखिएगा. फिर हमने क्वालिफिकेशन की बात करी थी. तो यहाँ पे जो जजेस हैं उनकी क्वालिफिकेशन बताइएगा. हाई कोर्ट का जज कितने साल तक उनको रहना होता है. एडवोकेट अगर वो है तो वो 10 साल तक रहने चाहिए और एक रिकॉग्नाइज्ड जूरिस्ट के तौर पे भी मैंने आपको बताया था उनको रहना चाहिए. तो हाई कोर्ट के जज के तौर पे 5 साल तक का टाइम जो है वो दिया गया था. यहाँ पे जेन 50 कोड को जरूर यूज कर लीजिएगा. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ द कोर्ट. तो सुप्रीम कोर्ट के रिमूवल के बारे में हमने पूछा था और मैंने आपको यह भी बताया था कि इसके अंदर कौन सी मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है. जल्दी से मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएं. सो यहाँ पे रिमूवल के लिए जो ऑर्डर है वो प्रेसिडेंट देते हैं. मैंने आपको पूरा प्रोसेस, कैसे मोशन लाया जाता है, कैसे पास किया जाता है वो बताया था. स्पेशल मेजोरिटी की इसमें जरूरत पड़ती है. देन प्रोसेस के अंदर क्या होता है देख लीजिए. रिमूवल मोशन लाया जाता है, स्पीकर एक्सेप्ट करते हैं, 3 मेंबर की कमेटी बनती है. फिर कमेटी उसको देखती है कि मिसबिहेवियर हुआ कि नहीं हुआ. फिर मोशन को इंट्रोड्यूस किया जाता है और ऐसा जो आपके वी रामास्वामी है, जस्टिस वी रामास्वामी, उनके केस में भी किया गया था. लेकिन वोटिंग से एब्सटेन किया कांग्रेस पार्टी ने और फिर वो जो था पूरा का पूरा मोशन ही डिफीट हो गया और उनको इंपीच नहीं किया गया. हाई कोर्ट के अंदर किसको किया गया वो नाम आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर. प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज एन एक्टिंग चीफ जस्टिस व्हेन. काफी कॉमन सेंस वाली बात थी. जब वहां पे सीट वेकेंट है, वो खुद एब्सेंट है या फिर अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं कर पा रहे. देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन अपॉइंट जज ऑफ हाई कोर्ट. और यहाँ पे कंसल्टेशन करते हैं हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ. लेकिन और किससे कंसल्टेशन करनी होती है तो सिंपल था, प्रेसिडेंट के साथ. और यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स जो है वो बढ़ानी हो तो ये पावर किसको दे रखी है, सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दे रखी है. कौन सा आर्टिकल कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस के लिए आपको यहाँ पे 5 कम से कम जजेस होने चाहिए उस बेंच के अंदर. सो इट वाज आर्टिकल 143. तो यहाँ पे हमारी जो डिस्कशन है वो भी कंप्लीट होती है, रिवीजन भी कंप्लीट होती है. मार्क्स जो है स्कोर किए हैं वो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा. देखिए कितना कितना आपने स्कोर किया है और अगर अपर 2 ब्रैकेट्स में है देन यू आर इन द सेफ जोन. अगर नीचे के 2 ब्रैकेट्स के अंदर आपका स्कोर है तो इसे दोबारा से रिवाइज जरूर कर लीजिएगा. नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सुप्रीम कोर्ट को ही कंटिन्यू करेंगे.
एंड लेट्स सी वहां पे आप कितना स्कोर कर पाते हैं, इंप्रूवमेंट जो है कर पाते हैं। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। रिवाइज जरूर करिएगा, मार्क्स को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हैव अ नाइस डे।